1,22,356 कॉन्डम्स के पैक, 45,331 बॉटल मिनरल वाटर के, 22,434 पैकेट्स इनो के और 2,322 पार्टी स्मार्ट टैबलेट्स, माने हैंगओवर न हो उससे बचाने वाला टैबलेट। ये उन सामानों में से कुछ हैं जिन्हें इस साल यानी नए साल की तैयारी में देश भर में जमकर ऑर्डर किया गया 31 की रात को। ये आंकड़ा ब्लिंकिट के सीईओ अलबिंदर ढिंडसा ने एक्स पर पोस्ट करते हुए शेयर किया, लेकिन अब ये नहीं दिखाई देगा क्योंकि इसे डिलीट कर दिया गया, माने इस ट्वीट को डिलीट किया गया। क्यों? क्योंकि इस पोस्ट पर जब कॉमेडियन कुणाल कामरा ने कमेंट किया तो विवाद हो गया। विवाद कैसा? कुणाल ने अलबिंदर की पोस्ट को रीपोस्ट करते हुए लिखा कि क्या आप अपने डिलीवरी पार्टनर को मिलने वाले पैसों के बारे में भी बताएंगे। इस पोस्ट में बाकायदा डिलीवरी पार्टनर्स शब्द को कोट किया गया, वो इसलिए ताकि फैशनेबल से लगने वाले शब्द की असली सच्चाई से आप वाकिफ हो सकें, जिसे यूट्यूब थंबनेल की दुनिया में डार्क ट्रूथ ऑफ के नाम से जाना जाता है। खैर, कौन वाकिफ कराएगा? जी बिल्कुल हम कराएंगे। क्या क्या बताएंगे? बताएंगे कि जिन डिलीवरी पार्टनर्स माने गिग वर्कर्स के बदौलत स्विगी, जोमेटो, ओला, उबर जैसी तमाम ई कॉमर्स और फूड डिलीवरी कंपनियां फल फूल रही हैं, वो इन लोगों के लिए क्या कर रही हैं। सामान्य कर्मचारियों से ज्यादा टैक्स अदा करने के बाद भी इन्हें दूसरे कर्मचारियों की जैसे सुविधाएं क्यों नहीं मिलती? क्यों ये गिग वर्कर्स छुट्टी और पर्याप्त नींद लिए बिना ही कंपनी के प्रॉमिस को पूरा करने के लिए 10 मिनट में ही कई मील का सफर तय कर आपके दरवाजे आने को मजबूर हो जाते हैं? क्या है गिग वर्कर्स की पूरी और असल कहानी? फैंसी से लगने वाले शब्द पार्टनर और एम्प्लॉय के बीच क्या अंतर होता है? हमारी और आपकी जिंदगी को आसान बनाने वाले इन वर्कर्स की जिंदगी में क्या दिक्कतें हैं, इस वीडियो में सब जानते और समझते हैं। नमस्ते, मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं खबरगांव। 21वीं सदी के पहले दशक के बाद ऑनलाइन शब्द ने कई फील्ड में क्रांति की। पढ़ाई लिखाई से परे घर बैठे खाना मंगाने, बिना सड़क पर हाथ हिलाए और इंतजार किए घर के दरवाजे तक टैक्सी मंगाने और दुकान दर दुकान रेट और सामान की तुलना किए बिना घर बैठे सब कुछ आसानी से मंगा लेना। इन सुविधाओं ने जब आम जन के जीवन में दस्तक दी तो लोगों ने पहले तो इससे परहेज किया, लेकिन धीरे धीरे इसके ऐसे आदी हुए कि इस पूरे इकोसिस्टम में शुरू हुआ कंपटीशन सस्ते दाम में सुविधा देने की, कंपटीशन दूसरी कंपनी से जल्दी सामान डिलीवर करने की, और भी कई सारे। आपने भी देखा होगा कि कोई भी ऑनलाइन सर्विस देने वाली कंपनी हमेशा दूसरी कंपनी से जल्दी और उससे बेहतर सर्विस देने की बात कहती है, और भी उससे कम दाम में। लेकिन अगर आप बिजनेस के कार्यशैली से थोड़ा भी वाकिफ होंगे तो जानते होंगे कि इस कंपटीशन में कुछ कॉम्प्रोमाइजेस करने होते हैं। हम जिस इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं, यहाँ कॉम्प्रोमाइज कंपनी के मालिक को नहीं बल्कि उन लोगों को ज्यादा करनी पड़ती है जो इस पूरे इकोसिस्टम में सबसे नीचे आते हैं, माने जो उत्पाद को उपभोक्ता तक पहुंचाते हैं। ये कॉम्प्रोमाइजेस कभी नींद से होती है, कभी खाने से, कभी पैसों से होती है, तो कभी कभी जान से भी हो जाती है। माने जिस रोटी के लिए रोजी कर रहे हैं, कंपनी के एक इंसेंटिव के चक्कर में उन्हें उसके लिए भी वक्त नहीं मिलता, और तो और कंपनी के फास्ट सर्विस के कमिटमेंट की वजह से जान हथेली पर लेके सड़कों पर रफ्तार भरे वो अलग, और इसके एवज में उन्हें सुविधाओं के नाम पर कुछ खास मिलता भी नहीं। क्यों? क्योंकि वो जिस इकोसिस्टम का पार्ट हैं उसकी कहानी ही कुछ ऐसी है। हम जिन लोगों की बात कर रहे हैं वो हैं गिग वर्कर्स, और जिस इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं वो जुड़ा है गिग इकोनॉमी से, जिसकी चर्चा बीते दशक में लगातार हो रही है। इस वीडियो में आपको आसान भाषा में समझाएंगे कि सड़कों पर घूम रहे ये लोग, जिन्हें आप कभी देरी की वजह से डांट लगा देते हैं, प्रोडक्ट में खराबी मिलने पर ऐसे लताड़ देते हैं जैसे मानो वो कंपनी के मालिक ही हों, उनकी असली पहचान, असली जगह कंपनी के लिए क्या है, वो जिन्हें कंपनी एम्प्लॉय नहीं बल्कि पार्टनर बनाती है और पार्टनर से ऐसे मजदूरी कराती है कि शायद मजबूरी ना हो तो वो कभी ऐसा काम करे भी नहीं, और इसी पार्टनरशिप की वजह से इन्हें बाकियों से ज़्यादा टैक्स भी देना होता है। मतलब ज़्यादा मेहनत, ज़्यादा टैक्स, कम कमाई और इज्जत भी कम। अब ऐसा क्यों? चलिए समझते हैं। सबसे पहले बात गिग वर्कर्स की परिभाषा की करते हैं, माने ये होते कौन है। गिग वर्क का मतलब होता है किसी बड़े काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांटना, जिसे अलग अलग लोग पूरा करते हैं। ज्यादातर कारोबार में कुछ काम ऐसे होते हैं जिनको स्थायी कर्मचारी के बजाय गैर स्थायी कर्मचारी से कराया जा सकता है। ऐसे काम के लिए कंपनियां कर्मचारियों को चुनती हैं, उनसे कुछ काम कराए जाते हैं और काम के आधार पर उन्हें पैसे दिए जाते हैं। आम बोलचाल की भाषा में इन्हें ठेका कर्मचारी और आधुनिक दुनिया की भाषा में फ्रीलांसर जैसा समझा जा सकता है।
दूसरे शब्दों में कहें तो तय काम के बदले तय पेमेंट के आधार पर रखे गए कर्मचारियों को ही गिग वर्कर कहा जाता है। हालांकि ऐसे कर्मचारी कंपनी के साथ लंबे समय तक भी जुड़े रहते हैं। आपको अपने आसपास जितने भी फूड डिलीवरी वाले, स्विगी, जोमेटो या बाइक या कार चलाने वाले जो टैक्सी ड्राइवर्स होते हैं, माने ओला, उबर के और रैपिडो के ड्राइवर्स होते हैं, इनके अलावा जो सामान लाने और ले जाने का काम करते हैं जैसे स्विगी, ज़ीनी या पोर्टर के लोग, ये सब लोग ज़्यादातर गिग वर्कर ही होते हैं, जिन्हें डिलीवरी पार्टनर या सर्विस के लिए पार्टनर कहा जाता है। यहाँ गिग वर्कर्स माने डिलीवरी पार्टनर और आम कर्मचारी के बीच का अंतर भी आपको बताते चलते हैं। तो स्कूल के नोट्स के अंदाज में कॉपी पर लकीर खींच लेते हैं, एक तरफ लिखते हैं पार्टनर और दूसरी तरफ एम्प्लॉय माने कर्मचारी। सबसे पहले बात नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट की करें तो डिलीवरी पार्टनर्स इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, माने किसी कंपनी के डायरेक्ट कर्मचारी नहीं होते, जितना काम करते हैं उतना पैसा लेते हैं। वहीं एम्प्लॉयज कंपनी के फिक्स कर्मचारी होते हैं, जिनका कंपनी के साथ एक एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है और कंपनी के नियम और शर्तों के हिसाब से काम करते हैं। जैसे आप और हम किसी कंपनी के लिए काम करते हैं तो हम उसके लिए एम्प्लॉय हुए। वर्क आवर्स की अगर बात करें तो डिलीवरी पार्टनर्स अपने वर्क आवर को लेकर खुद तय कर सकते हैं कि वो कितनी देर और कब कब काम करेंगे, माने वो कितनी देर काम करना चाहते हैं ये तय वो खुद करते हैं। वहीं एम्प्लॉयज़ के लिए फिक्स्ड वर्क आवर होते हैं, जिन्हें कंपनी के निर्धारित समय पर काम करना होता है। खैर, 70 घंटे हर हफ्ते काम करने की वकालत करने वाले कॉरपोरेट कल्चर में हालांकि फिक्स्ड वर्क आवर नसीब वालों को ही मिलता है, लेकिन कम से कम टेक्निकली सच तो यही है कि एम्प्लॉयज़ के वर्किंग आवर फिक्स होते हैं। अर्निंग की बात करें तो डिलीवरी पार्टनर्स कमीशन और प्रति डिलीवरी के आधार पर कमाते हैं, इसलिए इनकी आय में बढ़त और घटत बराबर बनी रहती है, माने वो जितना काम करेंगे उतना पैसा मिलेगा। वहीं एम्प्लॉयज़ की फिक्स्ड सैलरी होती है, जिसमें कोई खास उतार चढ़ाव नहीं होता। पर्क्स एंड बेनिफिट्स की बात करें तो डिलीवरी पार्टनर्स आमतौर पर किसी भी सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स जैसे पीएफ, ईएसआई, हेल्थ इंश्योरेंस के हकदार नहीं होते हैं। इन्हें काम से जुड़ी हर चीज़ का खर्च जैसे अपनी गाड़ी का मेंटेनेंस, फ्यूल खुद ही उठाना पड़ता है। वहीं एम्प्लॉयज़ पीएफ यानी प्रोविडेंट फंड, ईएसआई, बीमा, पेड लीव, बोनस और कई सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स से लैस होते हैं, मतलब इन्हें ये सुविधाएं मिलती हैं और काम से जुड़ा सारा खर्च भी कंपनी ही करती है। जॉब सिक्योरिटी की बात करें तो डिलीवरी पार्टनर्स के पास नौकरी की स्थिरता नहीं होती, कंपनी किसी भी समय उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर सकती है। वहीं एम्प्लॉयज़ के साथ ऐसा नहीं होता, उन्हें निकालना हो तो कंपनी को बाकायदा लेबर लॉस का पालन करना पड़ता है। अकाउंटेबिलिटी की अगर बात करें तो डिलीवरी पार्टनर्स प्लेटफॉर्म पर काम करते हैं, लेकिन सीधे तौर पर ये कंपनी के प्रति जवाबदेह नहीं होते। वहीं एम्प्लॉयज़ सीधे तौर पर कंपनी के प्रति जवाबदेह होते हैं, इसलिए उन्हें कंपनी के दिशा निर्देशों का पालन भी करना होता है। अब दोनों के एग्जाम्पल्स की भी बात कर लें। ज़्यादातर जोमेटो, स्विगी, उबर या ओला के डिलीवरी बॉय और कैब ड्राइवर्स को डिलीवरी पार्टनर के तौर पर माना जाता है। वहीं किसी कंपनी में काम करने वाले सामान्य कर्मचारी जैसे बैंक में काम करने वाला शख्स, फैक्ट्री में मजदूरी करने वाला शख्स या किसी कंपनी का कोई मैनेजर एम्प्लॉय कहलाता है। खैर, डिलीवरी पार्टनर्स के इन उदाहरणों से आपको लग सकता है कि इस गिग वर्कर टर्म का उदय भी स्विगी, जोमेटो, ओला, उबर जैसी कंपनियों के साथ हुआ है, पर ऐसा नहीं है। गिग वर्कर्स का इतिहास एक सदी से भी पहले का है। कुछ रिपोर्ट्स में जिक्र मिलता है कि ये कोई नई अवधारणा नहीं है। असल में 1905 के आसपास जैज संगीतकारों ने अपने काम को गिग कहना शुरू किया था, इसलिए आज भी संगीत कार्यक्रमों को गिग्स ही कहा जाता है। 1940 के दशक में खासकर द्वितीय विश्व युद्ध के समय बड़ी कंपनियों ने टेम्पररी वर्कर्स की भर्ती शुरू की। इन वर्कर्स से वो काम पूरे कराए जाते थे जिनके लिए स्थायी कर्मचारियों की कमी होती थी। इसे भी गिग वर्क का ही एक रूप माना गया। ब्रिटिश इतिहासकार टॉनी पॉल का कहना है कि 19वीं सदी में इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले ज़्यादातर लोग अपनी आजीविका चलाने के लिए एक ही समय पर कई छोटे मोटे काम किया करते थे। आज के समय में भी कई लोग अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए एक ही तरह के कई काम अलग अलग लोगों के लिए करते हैं। खैर, आज के दौर में ये चीज़ और भी ज़्यादा विस्तृत हो गई है, इतनी कि आज के दौर में इस इकोसिस्टम के लिए बाकायदा एक शब्द है, शब्द इकोनॉमी की, शब्द गिग इकोनॉमी की। गिग इकोनॉमी एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें लोग फ्लेक्सिबल, टेम्परेरी या फ्रीलांस काम करते हैं। इसमें अक्सर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के जरिए ग्राहकों को क्लाइंट से जोड़कर काम कराया जाता है। सेक्टर्स की बात करें तो इसमें फूड डिलीवरी, राइड हेलिंग यानी कि जो टैक्सी और ओला उबर जैसी कंपनियां काम करती हैं, इनके अलावा ई कॉमर्स, कुरियर्स और फ्रीलांस सर्विसेज होती हैं।
विदेशों में, खासकर अमेरिका में, इन सर्विसेज की स्टैब्लिशमेंट 1990 के दशक में हो गई थी, जिसके बाद भारत सहित पूरी दुनिया में इसका इस्तेमाल होने लगा। हालांकि भारत के लिए गिग वर्कर्स का विचार ज्यादा पुराना नहीं है, लेकिन ये अब देश की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए हैं, क्योंकि गिग इकोनॉमी का फायदा ये है कि यहाँ काम को ज़्यादा फ्लेक्सिबल बना दिया जाता है, जिससे लोग अपनी ज़रूरत और लाइफस्टाइल के हिसाब से काम कर सकते हैं। नीति आयोग की एक रिपोर्ट है जिसका नाम है इंडियाज ब्लूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी, जून 2022 में प्रकाशित हुई थी। इस रिपोर्ट के अनुसार 2020-21 में भारत में गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स की संख्या करीब 7.7 मिलियन थी। ये संख्या 2029 से 30 तक बढ़कर 23.5 मिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है। माने इसमें अपार वृद्धि देखी जा रही है। हालांकि किताबी तौर पर यह व्यवस्था कर्मचारियों और व्यवसायों और ग्राहकों सभी के लिए फायदेमंद हो सकती है, पर वास्तव में ऐसा है नहीं, बल्कि इसके उलट ही देखा जा रहा है। अब जैसा कि हमने आपको बताया कि गिग वर्कर्स के पास किसी आम कर्मचारी की जैसे सुविधाएं नहीं होती हैं, ऐसे में इन्हें कई तरह की समस्याएं होती हैं, जिससे उन्हें खुद ही डील करना पड़ता है। साल 2024 में पीपल्स एसोसिएशन इन ग्रास रूट एक्शन एंड मूवमेंट और इंडियन फेडरेशन ऑफ ऐप बेस्ड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स ने यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया और फ्रेडरिक एबर्ट स्टिफ्टंग इंडिया, जो कि एक जर्मन फाउंडेशन है, इसकी मदद से एक रिपोर्ट तैयार की। इस रिपोर्ट में अलग अलग संगठनों और विशेषज्ञों ने मिलकर काम किया और ऐप बेस्ड ट्रांसपोर्ट वर्कर जैसे डिलीवरी या कैब ड्राइवर्स की स्थिति के बारे में कई बातें बताई। क्या बताया? गिग वर्कर्स के इनकम की बात करते हुए रिपोर्ट में बताया गया कि 43.10% कैब ड्राइवर्स सभी खर्च काटने के बाद हर दिन 500 रुपए से भी कम कमाते हैं। माने महीने में 15,000 रुपए से भी कम इनकी इनकम है। वहीं डिलीवरी पार्टनर्स के बारे में बताया गया कि 32% डिलीवरी पार्टनर्स हर दिन का 200 से 400 रुपए कमाते हैं। कुछ की कमाई 400 से 600 रुपए तक तो होती है। माने महीने के 30 दिन भी काम करें तो उनकी डेली खर्च काटने के बाद की इनकम 24,000 रुपए से ज़्यादा नहीं होती। यह भी बताया गया कि 34% ऐप बेस्ड डिलीवरी पार्टनर्स की हर महीने की कमाई मेंटेनेंस, ईएमआई और चालान जैसे खर्च काटने के बाद 10,000 रुपए से भी कम होती है, जो कि गारंटेड मिनिमम वेज से काफ़ी कम है। एक और आंकड़ा देखिए, घर घर आपका खाना और सामान पहुंचाने वाले 60% के लगभग डिलीवरी पार्टनर्स ने बताया कि उन्हें अपने महीने के खर्चों को पूरा करने में मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। साफ तौर पर यह दिखाता है कि इस इंडस्ट्री में काम करने वाले वर्कर्स किस हद तक आर्थिक दबाव में हैं। सैलरी के अलावा गिग वर्कर्स के लिए काम का कोई समय भी तय नहीं होता। ऐसे वर्कर्स को कंपनी के कहने पर कभी भी काम करने के लिए तैयार रहना पड़ता है, क्योंकि इनका कॉन्ट्रैक्ट भी कुछ ऐसा ही होता है। हालांकि इनके पास वर्किंग आवर को लेकर काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, लेकिन इसका फ़ायदा कम और नुकसान ज़्यादा है। रिपोर्ट के मुताबिक 83% ड्राइवर्स हर दिन 10 घंटे से ज़्यादा काम करते हैं। 60% के करीब ड्राइवर्स हर दिन 12 घंटे से ज़्यादा काम करते हैं, तो वहीं 31% के करीब ड्राइवर्स हर दिन 14 घंटे से भी ज़्यादा काम करते हैं, माने गाड़ी चलाते हैं। वहीं 50% से ज़्यादा डिलीवरी पार्टनर्स हर दिन में 100 से 150 किलोमीटर तक ट्रैवल करते हैं। जाहिर सी बात है, ऐसा करने के पीछे का कारण ज़्यादा से ज़्यादा कमाई है, ताकि वो ज़्यादा इंसेंटिव और ज़्यादा रुपए लेकर घर जा पाएँ। 5 डे वर्किंग से त्रस्त होकर जो लोग अब 4 डे वर्किंग के ख्वाब देख रहे हैं, उनके लिए ये जानना ज़रूरी हो जाता है कि 40.7% कैब ड्राइवर्स और 48.7% डिलीवरी पार्टनर्स को छुट्टी भी नहीं मिलती, माने वो छुट्टी नहीं ले पाते हैं। 69.4% कैब ड्राइवर्स 5 से 7 घंटे की नींद ले पाते हैं। वहीं करीब 12% ड्राइवर्स को 2 से 4 घंटे की ही नींद लेने का मौका मिलता है। एक और डाटा सुनिए, 80% डिलीवरी पार्टनर्स को 5 से 7 घंटे की नींद मिल पाती है, जबकि 10.3% दिन में सिर्फ 2 से 4 घंटे ही सो पाते हैं। खाना देर से आने या फिर पिकअप में लेट होने पर जिन डिलीवरी पार्टनर्स और कैब ड्राइवर्स पर आपका गुस्सा फूट पड़ता है, उनमें से 47.1% कैब ड्राइवर्स के साथ कस्टमर्स किसी न किसी तरह की हिंसा करते हैं, ऐसा उन्होंने रिपोर्ट किया। तो वहीं 72% डिलीवरी पार्टनर्स ने भी रिपोर्ट किया कि कस्टमर्स का व्यवहार उनके साथ हिंसक होता है और इससे उन्हें परेशानी होती है। कंपनी के फास्ट डिलीवरी की प्रॉमिस को पूरा करने के लिए जान जोखिम में डालकर ट्रैफिक में गाड़ी चला रहे, लेकिन इसके बदले उन्हें ना तो सही मेहनताना मिलता है और ना ही वो सुविधाएं जो एक आम कर्मचारी को कंपनियां देती हैं।
रही बात मेडिकल सुविधाओं की, तो ज्यादातर गिग वर्कर्स को कंपनी की तरफ से कोई सुविधा नहीं मिलती, जिसके चलते उन्हें खुद ही सारे खर्च उठाने पड़ते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक केवल 0.7% डिलीवरी पार्टनर्स ही ऐसे हैं जिन्हें किसी तरह की हेल्थ इश्यूज नहीं है, जबकि बाकियों के साथ कुछ न कुछ हेल्थ इश्यूज जरूर जुड़ी हैं, जिसका इलाज उन्हें खुद ही कराना पड़ता है। वहीं 86.8% वर्कर्स ने पैर, घुटने, कमर और सिर दर्द की समस्या से दो चार होने की बात कही। केवल फिजिकल इश्यूज ही नहीं, बल्कि 98.5% वर्कर्स मेंटल हेल्थ इश्यूज से भी परेशान हैं। अब यहाँ सवाल तो बनता है कि देश की अर्थव्यवस्था में तेजी से बढ़ते इन गिग वर्कर्स की समस्याओं का समाधान किसके पास है। सवाल इसलिए भी है क्योंकि गिग इकोनॉमी का इकोसिस्टम न केवल व्यापार व्यवस्था को चला रहा है, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था में टैक्स देकर अपना योगदान भी कर रहा है। जी हाँ, इन पार्टनर्स की कमाई पर टैक्स भी लिया जाता है, और वो भी भारी भरकम। एक पूर्व आईएएस अधिकारी हैं, कन्नन गोपीनाथन नाम है। अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद जम्मू और कश्मीर में लगाए गए प्रतिबंधों के विरोध में इन्होंने अपनी सेवा से इस्तीफा दिया और इसके बाद एक एक्टिविस्ट के तौर पर अपने विचार रखने लगे। उन्होंने डिलीवरी पार्टनर्स के टैक्स के मुद्दे पर चिंता जताते हुए एक्स पर लिखा कि डिलीवरी पार्टनर्स को पार्टनर होने के कारण काफ़ी ज़्यादा टैक्स देना पड़ता है, जबकि उनकी आय काफ़ी कम है। वो अपनी कमाई पर 18% जीएसटी का भुगतान करते हैं, जो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के जरिए लागू होता है। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म टैक्स की ऐसी व्यवस्था है जिसमें विक्रेता यानी सेलर की बजाय खरीदार यानी बायर पर जीएसटी का भुगतान करने की जिम्मेदारी होती है। आमतौर पर जब कोई वस्तु या सेवा बेची जाती है तो विक्रेता जीएसटी कलेक्ट करता है और सरकार को जमा करता है, लेकिन रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में ये जिम्मेदारी खरीदार पर होती है जो उस सेवा या वस्तु को खरीदता है। उदाहरण के लिए, अगर किसी डिलीवरी पार्टनर को एक प्लेटफॉर्म से काम मिलता है तो प्लेटफॉर्म उस पार्टनर से जीएसटी लेता है, लेकिन रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत ये जीएसटी प्लेटफॉर्म द्वारा नहीं बल्कि डिलीवरी पार्टनर द्वारा खुद चुकाया जाता है। डिलीवरी पार्टनर्स को जीएसटी अपने आय में से ही देना पड़ता है, जबकि वो इसे इनपुट टैक्स क्रेडिट के तौर पर वापस नहीं ले सकते, क्योंकि ये सुविधा केवल पंजीकृत जीएसटी करदाताओं को ही मिलता है, जो कि गिग वर्कर्स नहीं होते। इनपुट टैक्स क्रेडिट एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें एक व्यवसाय को उसकी खरीदारी यानी इनपुट पर चुकाए गए जीएसटी का क्रेडिट माने छूट मिलता है। इस क्रेडिट को वो व्यवसाय अपने बिक्री यानी आउटपुट पर चुकाए जाने वाले जीएसटी से एडजस्ट कर सकता है, लेकिन गिग वर्कर्स जैसे डिलीवरी पार्टनर्स अक्सर इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ नहीं उठा पाते। उदाहरण के लिए, अगर वो गाड़ी खरीदते हैं या उसकी मरम्मत पर जीएसटी चुकाते हैं तो इसका क्रेडिट नहीं ले सकते। इससे उनकी कमाई और भी कम हो जाती है। कन्नन कहते हैं कि हालांकि ये कहा जाता है कि प्लेटफॉर्म्स जीएसटी का भुगतान करते हैं, लेकिन असल में डिलीवरी पार्टनर्स पर इसका असर पड़ता है, क्योंकि प्लेटफॉर्म्स अक्सर अपने भुगतान में जीएसटी का हिसाब करके कटौती करते हैं। इसके साथ ही कन्नन सिस्टम पर सवाल भी उठाते हैं। लिखते हैं कि ये अजीब है कि गिग इकोनॉमी को चलाने वाले वर्कफोर्स पर पारंपरिक आयकर से भी ज़्यादा टैक्स का बोझ होता है। क्या सिस्टम को इस मुद्दे पर सोचना नहीं चाहिए ताकि उन्हें बेहतर तरीके से सपोर्ट किया जा सके? क्या उन्हें, जैसा कि प्लेटफॉर्म्स दावा करते हैं, कम से कम अपने खर्चों को ऑफसेट करने की सुविधा नहीं मिलनी चाहिए? अब ऐसा नहीं कि इस मुद्दे पर आवाज उठाने वाले कन्नन एकमात्र हो। बीते दशक में ऐसी आवाजें कई बार उठी। आवाज गिग वर्कर्स के लिए भी बाकी कर्मचारियों की तरह सुविधाओं को उपलब्ध कराने की। ये आवाजें सरकार तक भी पहुंची। दरअसल गिग वर्कर्स की काम करने की शैली को देखते हुए सितंबर 2020 में सरकार ने एक कानून पेश किया, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020। ये कानून भारत के ऑर्गेनाइज्ड, अनऑर्गेनाइज्ड गिग वर्कर्स और प्लेटफॉर्म वर्कर्स को सामाजिक सुरक्षा दिलाने के लिए एक बड़ा कदम माना गया। इसके तहत 9 पुराने श्रम कानूनों को मिलाकर एक ही फ्रेमवर्क तैयार किया गया, जिसमें जीवन बीमा, दुर्घटना बीमा, स्वास्थ्य लाभ, मातृत्व लाभ और वृद्धावस्था पेंशन जैसी सुविधाओं का प्रावधान बनाया गया। असंगठित कामगारों, गिग वर्कर्स और प्लेटफॉर्म वर्कर्स को उनकी पहचान और उनको योजनाओं का लाभ देने के लिए एक राष्ट्रीय पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने की सुविधा भी दी गई। खैर, ये कानून 2020 में पारित हुआ। मार्च 2023 में इसके कुछ प्रावधानों को लागू किया गया, लेकिन ये कानून अभी पूरी तरह से लागू नहीं हुए हैं। अलग अलग स्तर पर इन पर विचार और विमर्श कर योजनाओं को अंतिम रूप देने की कोशिश की जा रही है। सरकारी भाषा में खबरों में यही लिखा जा रहा है।
खैर, उम्मीद है कि इसके पूरी तरह से लागू होने के बाद देश में गिग वर्कर्स की जिंदगी में सुधार देखने को मिल सकता है। खैर, आप इन मामले में क्या सोचते हैं? गिग वर्कर्स और जितने भी डिलीवरी पार्टनर्स हैं, इनके काम करने की शैली और इनकी कमाई पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। शुक्रिया।